यह प्रस्तुति एक पुस्तक श्रृंखला से तैयार की गई है जिसका शीर्षक है भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन और रूसी क्रांति के सबक। रूसी क्रांति के 100 साल श्रृंखला की आखिरी कड़ी। पिछले अध्याय में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण के समय नेताओं की वैचारिक कमजोरी का विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। इसका उद्देश्य आंदोलन में संशोधनवादी भटकाव की वैचारिक जड़ों का पता लगाना है, लेकिन उस कमजोरी का हवाला देकर पूरे आंदोलन की उपलब्धियों को नकार देना भारी भूल होगी। प्रकृति विज्ञान की तरह समाज विज्ञान की गति भी द्वंद्वात्मक होती है, जिसके अनुसार किसी वस्तु का स्वरूप हर पल बदलता रहता है। एक ही पल में वह उस रूप में होती भी है और नहीं भी होती है। इस नियम के अनुसार उसमें दोनों ही लक्षण प्रबल थे। कमिंटर्न की नीतियों के प्रभाव में उन कमजोरियों से निजात पाने की क्षमता मौजूद थी, तो यह भी संभावना थी कि विपरीत परिस्थिति में भरभरा कर गिर जाए। उस समय भारतीय कम्युनिस्टों के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के संदर्भ में भारतीय क्रांति की सही समझ हासिल करना और उसे व्यवहार में उतारने के लिए क्रांतिकारी वर्गों का समुचित समन्वय तैयार कर तद अनुसार क्रांतिकारी रणनीति और कार्यनीति तैयार करना। उस समय कमिंटर्न की छठी कांग्रेस ने दुनिया के अलग अलग देशों के विकास की मंजिल को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग अलग कार्यभार निर्धारित किए थे। इसके बाद संबद्ध देश की कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेवारी बनती थी कि अपने देश की ठोस परिस्थिति के अनुसार उनका चयन करें तथा रणनीति व कार्यनीति तय करें। कमिंटर्न की यह कांग्रेस साम्राज्यवाद की संक्रमणकालीन अवस्था में हो रही थी। अस्थायी स्थायित्व का दौर खत्म हो रहा था तथा संकट की परिस्थिति दस्तक देने लगी थी। कांग्रेस ने इसकी आहट को समझा और आने वाले फासिज्म के खतरे से निपटने के लिए पूंजीवादी देशों के मजदूरों को तथा उपनिवेशों अर्ध उपनिवेशों की मुक्तिकामी जनता को तैयार होने का आह्वान किया, जिसका प्रभाव भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर भी पड़ा। विकास की मंजिल के आधार पर दुनिया के सभी देशों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। उन्नत पूंजीवादी देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी आदि, जहां उत्पादक शक्तियों का भरपूर विकास हो चुका है, उत्पादन अधिक केंद्रित है, छोटे पैमाने के उत्पादन नगण्य हो गए हैं तथा पूंजीवादी जनतंत्र की व्यवस्था लंबे समय से स्थापित है। ऐसे देशों में सर्वहारा क्रांति का कार्यभार प्रत्यक्ष सर्वहारा अधिनायकत्व की स्थापना है। पूंजीवाद के मध्यम विकास वाले देश जैसे स्पेन, पोलैंड, हंगरी, बाल्कन क्षेत्र आदि, ऐसे देशों में कृषि में सामंती संबंधों के बहुतेरे अवशेष मौजूद रहते हैं। इन देशों में कुछ हद तक समाजवादी निर्माण की परिस्थितियां मौजूद रहती है, लेकिन वहां पूंजीवादी सुधार की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई रहती है। ऐसे देशों में सर्वहारा सत्ता के अधीन पूंजीवादी सुधार की प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही समाजवाद के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। इन दोनों तरह के देशों के क्रांतिकारी कार्यभार पर विस्तृत विवरण इस चर्चा के दायरे से बाहर का मामला है, लेकिन इतनी चर्चा जरूरी थी ताकि उत्पीड़ित देशों की क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ को बेहतर ढंग से समझा जा सके। अब उपनिवेशों, अर्ध उपनिवेशों यानी उत्पीड़ित देशों की क्रांति की परिस्थितियों और रणनीति पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस लिहाज से ऐसे देशों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, भारत व चीन जैसे उपनिवेश और अर्ध उपनिवेश तथा अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे निर्भरशील देश जहां उद्योग बिल्कुल प्रारंभिक या थोड़े विकसित स्थिति में थे, लेकिन अधिकांश मामलों में जो स्वतंत्र ढंग से समाजवाद की नींव रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जहां अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति तक में सामंती संबंध मजबूत से पैठ बनाए हुए थे। इन देशों में बड़े उद्योग, यातायात के बड़े बड़े साधन, वित्तीय संस्थान विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों के हाथ में केंद्रित थे। ऐसे देशों में दोहरा कार्यभार की सलाह कमिंटर्न ने दी थी। सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष
जिसकी मुख्य शक्ति किसान होंगे, और साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष। जिन देशों के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष पर कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ मजबूत है, वे देश पूंजीवादी राष्ट्रवादी कार्यभार पूरा कर निरंतर प्रक्रिया में सर्वहारा अधिनायकत्व की दिशा में कदम बढ़ा सकते थे, जैसा कि चीन में हुआ। इस प्रक्रिया में क्रांति को कई मंजिलों से गुजरना पड़ सकता है। कमिंटर्न ने ऐसे अधिकांश देशों में समाजवाद के विकास के बारे में एक मार्के की बात कही थी, जिसका महत्व 1960 के दशक में साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। उसने कहा था कि ऐसे अधिकांश देशों में समाजवाद की सफलता तभी संभव है जब सर्वहारा अधिनायकत्व वाले किसी देश का प्रत्यक्ष सहयोग व समर्थन मिले। इस प्रस्तावना के अनुसार सोवियत संघ में पूंजीवाद का दौर शुरू होते ही चीन के समाजवाद पर खतरा के बादल मंडराने लगे थे। 1928 की कमिंटर्न की छठी कांग्रेस की नजर में उपनिवेश तथा अर्ध उपनिवेश समूह के देशों में दूसरा संवर्ग उन अफ्रीकी देशों का था जहां समाज प्राचीन जनजातीय अवस्था में था तथा राष्ट्रीय पूंजीवाद का विकास भी नहीं हुआ था, जहां सर्वहारा अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज नहीं करा सका था। वैसे देशों में साम्राज्यवाद विरोधी क्रांति का नेतृत्व जनता के हाथ में जाना था और राज्य का स्वरूप जनता का अधिनायकत्व बनना था। ऐसे देशों की क्रांतियां भी पूंजीवादी विकास की पीड़ा से गुजरे बगैर समाजवाद की मंजिल में जा सकती थी, बशर्ते कि उन्हें समाजवादी देशों का प्रत्यक्ष सहयोग और समर्थन प्राप्त होता। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कमिंटर्न ने सभी उपनिवेशों अर्ध उपनिवेशों के लिए निम्नलिखित आम कार्यभार निर्धारित किए थे। पहला, विदेशी साम्राज्यवाद, सामंतवाद और सामंती नौकरशाही की सत्ता को उखाड़ फेंकना। दूसरा, सोवियत संघ की बुनियाद पर मजदूरों किसानों के जनवादी अधिनायकत्व कायम करना। तीसरा, पूर्ण राष्ट्रीय आजादी और राष्ट्रीय अखंडता। चौथा, राज्य के कर्जों का खात्मा। पांचवा, साम्राज्यवादियों के स्वामित्व वाले बड़े प्रतिष्ठानों जैसे उद्योगों, बैंकों, यातायात का राष्ट्रीयकरण। छठा, जमींदारों व धार्मिक प्रतिष्ठानों की जमीन की जब्ती, सारी जमीन का राष्ट्रीयकरण। सातवां, 8 घंटे का श्रम दिवस। और आठवां, क्रांतिकारी मजदूरों और किसानों की सेना का निर्माण करना। कमिंटर्न के ये कार्यभार सभी उपनिवेशों, अर्ध उपनिवेशों और निर्भरशील देशों के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन उसका कौन सा भाग किस देश में किस अनुपात में लागू होगा और उसको लागू करने का तरीका क्या होगा, ये सारी बातें वहां की खास परिस्थितियों के आधार पर तय होनी थी और इसी काम में उस देश की कम्युनिस्ट पार्टी की क्षमता व योग्यता तय होनी थी। वैसी रणनीति व कार्यनीति तय करने के मापदंड लेनिन ने कॉलोनियल थीसिस में तय किए थे कि उपनिवेशों अर्ध उपनिवेशों की कम्युनिस्ट पार्टियों को स्वतंत्रता संग्राम में अपने देश के पूंजीपति वर्ग का हमेशा सशर्त समर्थन करना चाहिए। वह शर्त थी कि मजदूरों किसानों के बीच राजनीतिक कार्यकलापों के संचालन में वे किसी तरह की बाधा नहीं डालेंगे। पूंजीपतियों के ढुलमुल चरित्र को उजागर करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि एक तरफ वे जनता के साथ खड़े होते हैं और दूसरी तरफ साम्राज्यवादी पूंजीपतियों से सलाह समझौता की साजिश रचते हैं और समझौता के बाद की स्थिति में जनता का साथ छोड़ देते हैं। समझौता में उनकी हिस्सेदारी जितनी बड़ी और पक्की होती है, उनका विश्वासघात उतना ही बड़ा और घातक होता जाता है। इतिहासकार अयोध्या सिंह तथा भाकपा माकपा की धारा के अन्य इतिहासकारों और आर्थिक विश्लेषकों ने भारत के बड़े पूंजीपतियों को राष्ट्रीय या राष्ट्रवादी पूंजीपति के रूप में पेश किया है और नक्सलवादी धारा ने दलाल के रूप में। इसके बावजूद लेनिनवादी सोच के आधार पर इनके दृष्टिकोण का खंडन नहीं किया गया। मुझे लगता है कि नक्सलवाद में भटकाव का यह
महत्वपूर्ण कारण है। इस मामले का विस्तृत विश्लेषण विशेष आर्थिक व ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन व जांच पड़ताल की मांग करता है। फिलहाल हम सर्वहारा क्रांति के संदर्भ में भारत और चीन के पूंजीपतियों के आचरण की तुलनात्मक अध्ययन कर इस अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले अध्याय में रूस की स्थिति का जिक्र हम कर चुके हैं, जहां पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक स्थिति काफी कमजोर थी। 1880 के पहले जारशाही के खिलाफ क्रांति का ध्वजवाहक निम्न पूंजीपति वर्ग था, जिसके हाथों से मजदूर वर्ग ने वह झंडा छीन लिया था। चीन में पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है, जिसके सबसे बड़े नायक डॉक्टर सन यात सेन थे। 1911 में वहां साम्राज्यवाद सामंतवाद विरोधी पूंजीवादी क्रांति विजयी तो हुई, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद सत्ता साम्राज्यवाद परस्त शक्तियों के हाथ में चली गई। तब सन यात सेन ने बिना लाग लपेट के स्वीकार किया था कि क्रांति पराजित हो गई। पहले विश्व युद्ध के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के बाद वहां के साम्राज्यवाद सामंतवाद विरोधी संघर्ष में गुणात्मक बदलाव आया। मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के बीच क्रांतिकारी सहयोग के रूप में। इसके विपरीत भारत के साम्राज्यवाद विरोधी पूंजीवादी संघर्ष का इतिहास अत्यंत खोखला है। राजे रजवाड़ों और सामंतों के नेतृत्व में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद बड़े पूंजीपतियों के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की एक भी घटना नहीं है। इस प्रकार इस निष्कर्ष को संक्षेप में हम इन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं कि चीनी पूंजीपति वर्ग ने अपने सर्वहारा को साम्राज्यवाद सामंतवाद विरोधी संघर्ष की विरासत भेंट की थी, लेकिन भारतीय पूंजीपति वर्ग ने समझौता परस्ती की विरासत छोड़ी थी। अहिंसा के आवरण में जनता को सदा सर्वदा के लिए निहत्था बनाए रखने के लिए साजिश रच डाली थी। लाल बाल पाल के नेतृत्व में छोटे अंतराल के लिए ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हुंकार भरने वाली आवाज पैदा हुई थी, जो पंजाब, बंबई और बंगाल में तो प्रभावी थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। 1920 के बाद तो वो अहिंसावादी धारा में विलीन हो गई। हमारे देश की पूंजीवादी राजनीति के इस चरित्र को ध्यान में रखते हुए ही वर्ष 1928 के आसपास की परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हम पिछले अध्याय में कम्युनिस्ट पार्टी की जिन जन्मजात कमजोरियों की चर्चा कर चुके हैं, उनके बावजूद परिस्थितिजन्य शक्तियों के प्रभाव में उनमें यह क्षमता पैदा होने लगी थी कि अपनी कमजोरियों पर विजय पाना है, और इसका स्रोत तमाम आंतरिक कठिनाइयों के बावजूद कमिंटर्न से जुड़ने की उनकी इच्छा में निहित था। इसके अनुरूप ही भारतीय कम्युनिस्ट नेताओं के साथ सहयोग के लिए कमिंटर्न के निर्देश पर ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े 3 मजदूर नेता फिलिप स्प्रॉट, ब्रेडल और हचिनसन भारत आए थे। ब्रिटिश उपनिवेश होने के कारण इस माध्यम से काम करना कमिंटर्न के लिए अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन पूंजीवादी विचारक इस घटना का विवरण ऐसे देते हैं मानो कमिंटर्न खुद उपनिवेशवादी था। एशिया में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को विजय की मंजिल तक पहुंचाने के उद्देश्य से कमिंटर्न की नजर में चीन और भारत अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र थे। इसलिए इन दोनों देशों में आंदोलन के विकास व विस्तार पर उसकी पैनी नजर हमेशा बनी रहती थी। उस समय तो परिस्थिति खास थी। कमिंटर्न का विश्लेषण था कि विश्व पूंजीवाद के अस्थायी स्थायित्व का दौर समाप्त होने वाला है, मंदी आने वाली है और फासिज्म तथा विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इन खतरों का सामना करने के लिए उसने सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग पर तथा उपनिवेशों में मजदूर किसान गठबंधन पर निर्भर रहने की नीति अपनाई थी। इस परिप्रेक्ष्य में उसने मजदूरों को ट्रेड यूनियन में संगठित करने और उनके भीतर वर्गीय चेतना पैदा करने के उद्देश्य से ब्रिटिश नेताओं को भारत भेजा था। इसका असर भी पड़ा। भारत के ब्रिटिश व्यापारियों ने उन लोगों के खिलाफ शिकायती पत्र लिखकर लेबर पार्टी की मैकडॉनल्ड सरकार
की नींद हराम कर दी थी। एक पत्र का नमूना इस प्रकार है। भारत सचिव ने 4 सितंबर 1928 को वायसरॉय को कलकत्ता के एक व्यवसायी के पत्र की प्रति भेजी, जिसमें लिखा था, इस वक्त यहाँ के माहौल में बड़ी सरगर्मी है और गोलमाल की संभावना है। हम लोगों में असुरक्षा की गहरी भावना है और दूसरी तरफ उन लोगों यानी कम्युनिस्टों में उदंडतापूर्व घृष्टता है। मेरठ षड्यंत्र कम्युनिस्टों की इसी उदंडतापूर्व घृष्टता को कुचलने के प्रयासों में एक था। इसके अतिरिक्त 3 अन्य कदम थे: पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और हिबटले कमीशन। विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन के निर्विवाद नेता लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर कमिंटर्न तक में नेतृत्व के लिए उठापटक का दौर शुरू हो चुका था। कमिंटर्न की छठी कांग्रेस वाम अवसरवाद की पराजय, इसके नेता व विचारक त्रोत्स्की के निष्कासन और स्टालिन के निर्विवाद नेता के रूप में उभरने का साक्षी बनी रही थी। इस निष्कासन के थोड़े ही दिनों बाद कमिंटर्न में भारत के प्रतिनिधि एमएन रॉय का भी निष्कासन हुआ था, जिसका प्रभाव भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन पर पड़ा। कमिंटर्न की सक्रियता और सावधानी के फलस्वरूप उस समय यह प्रभाव कम पड़ा था, लेकिन आज का कम्युनिस्ट आंदोलन उसके प्रभाव में ज्यादा है। इस प्रभाव की व्याख्या हम आगे करेंगे। पहले ये देखा जाए कि भारत के साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के बारे में रॉय की थीसिस क्या थी, क्योंकि कमिंटर्न के साथ उनके विवाद में उपनिवेशों का सवाल केंद्रीय सवाल था। उनका आरोप था कि कमिंटर्न की छठी कांग्रेस इस बिंदु पर लेनिन की प्रस्तावनाओं से भटक गई है। इसका सीधा मतलब था कि स्टालिन लेनिन की नीतियों से भटक गए हैं। यही आरोप त्रोत्स्की से लेकर बुखारिन तक का था और श्री राय इसी दायरे में भटक रहे थे। उपनिवेशों के मुक्ति संग्राम के संदर्भ में इस भटकाव की अभिव्यक्ति अनौपनिवेशीकरण यानी डीकोलोनाइजेशन के सिद्धांत के बैनर में हो रही थी। इसके सिद्धांतकार थे ब्रिटिश कम्युनिस्ट सिद्धांतकार रजनी पामदत्त, एमएन रॉय और जर्मनी के राथबोन। यहां हम एमएन रॉय के विचारों पर केंद्रित रहेंगे। इस क्रम में यह देख लेना बेहतर होगा कि कमिंटर्न की चौथी कांग्रेस में एमएन रॉय ने क्या क्या विचार व्यक्त किए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो उनकी मान्यता थी कि इन देशों में यानी पूर्वी देशों में कोई देश ऐसा नहीं है जिसका पूंजीपति वर्ग इतना विकसित है कि उसके पास साम्राज्यवादी पूंजीपति की जगह लेने की क्षमता और साम्राज्यवाद के हट जाने की स्थिति में कानून व्यवस्था सुरक्षित रखने का आत्मविश्वास हो। उनकी दूसरी उल्लेखनीय बात थी कि उन्होंने उपनिवेशों अर्ध उपनिवेशों के पूंजीपति वर्ग को 2 हिस्सों में बांटा था। ऊपरी स्तर जो कि औद्योगिक रूप से विकसित था और जिसके पास साम्राज्यवादी पूंजी से जुड़ी बड़ी औद्योगिक व्यापारिक मिल्कियत थी। इसे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को अपने फैलाव के लिए खतरनाक पाया, लिहाजा वह साम्राज्यवादियों के साथ चला गया और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय बाधा बन गया। दूसरे हिस्से के पास अपनी कमजोर सामाजिक पृष्ठभूमि के चलते ऐसा निश्चय और साहस ही नहीं था कि वह खुद को इस बड़े क्रांतिकारी आंदोलन के शीर्ष पर प्रतिष्ठित करे। इन देशों के औद्योगिक विकास की बुनियादी कमजोरी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा था, ये देश जब औद्योगिक रूप से विकास करेंगे तो इन्हें मशीनरी की अवश्य जरूरत पड़ेगी जिन्हें वे खुद नहीं बना सकते, और इसलिए जहां शायद कुछ खास देशों में औद्योगिक बाजार सीमित और संकुचित हो सकता है, वहां जहां तक मशीनरी का सवाल है इस लिहाज से बढ़ेगा ही। कितना सुंदर और सटीक विश्लेषण किया था उन्होंने। लेकिन हम देखेंगे कि छठी कांग्रेस में सारा कुछ कैसे गुड़गोबर कर दिया। कमिंटर्न की छठी कांग्रेस में उपनिवेशों में क्रांतिकारी आंदोलन विषय पर रिपोर्ट कुसिनिन ने पेश की थी। उसका मुख्य अंश
CPI-ML की प्रस्तुति भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन खंड 1 में दिया गया है। इसमें कुसिनेन ने श्री रॉय की दूसरी और छठी कांग्रेस की थीसिसों के अंश उद्धृत किए हैं। इन उद्धरणों से साफ है कि 7-8 वर्षों में उनकी स्थिति उलट गई थी। दूसरी कांग्रेस में उनकी समझ थी कि साम्राज्यवाद ने पूर्वी देशों की सामाजिक आर्थिक विकास की गति रोक दी है तथा उन्हें विकास की उस मंजिल तक पहुंचाने से रोक दिया है जहां तक यूरोप और अमेरिका पहुंचा है। लेकिन एक दशक से भी छोटे अंतराल में ही उनके विचार बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर पहुंच गए और अनौपनिवेशीकरण के सिद्धांत के प्रभाव में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि युद्धोत्तर साम्राज्यवादी नीति के तहत भारत एक पिछड़े खेतीहर औपनिवेशिक जागीर से एक आधुनिक औद्योगिक देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें इसमें साम्राज्यवाद के विनाश के भ्रूण तक दिखाई पड़ने लगे थे। ध्यान देने की बात है कि एमएन रॉय ने अनौपनिवेशीकरण की नीति को उचित ठहराने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक नीति में बदलाव का हवाला दिया था। लेकिन वे भूल गए कि कमिंटर्न की दूसरी कांग्रेस भी विश्व युद्ध के बाद ही हो रही थी और उसमें उन्होंने ऐसी कोई चर्चा नहीं की थी। संभवतः उनके और पामदत्त के दिमाग में यह बात ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उस प्रचार से घुसी थी जिसमें कहा गया था कि उसके अधीन भारत ने इतनी तरक्की कर ली है कि औद्योगिक विकास के मामले में वह दुनिया का 8वां देश बन गया है। लेनिन ने साम्राज्यवाद द्वारा उपनिवेशों के लिए अपनाई गई नीति में स्पष्ट कर दिया था, उपनिवेशों अर्ध उपनिवेशों में इस तरह का औद्योगिक विकास उन्हें वित्तीय नागपाश में जकड़ लेगा। वित्तीय नागपाश का मतलब क्या होता है, इसकी स्पष्ट जानकारी छठी कांग्रेस की व्याख्या से मिलती है। साम्राज्यवादी देशों और औपनिवेशिक देशों में पूंजीवादी विकास में मूलभूत अंतर पर उसका कथन था, प्रत्येक साम्राज्यवादी देश में पूंजीवादी शोषण उत्पादक शक्तियों का विकास करते हुए हुआ है। बहरहाल पूंजीवादी शोषण के विशिष्ट औपनिवेशिक रूप, चाहे वे ब्रिटिश, फ्रेंच या किसी अन्य देश के पूंजीपति वर्ग द्वारा संचालित हो रहे हों, अंतिम विश्लेषण में उपनिवेशों की उत्पादक शक्तियों के विकास में बाधक है। इस बाधा का आधार क्या है? दोनों पूंजीपतियों के बीच पराश्रयी यानी दाता और याचक का संबंध। शासक साम्राज्यवाद औपनिवेशिक शोषक के बतौर अपनी कार्यवाही में उपनिवेश के साथ प्राथमिक तौर पर पराश्रयी अपने आर्थिक सुड़ से खून चूसने वालों के बतौर जुड़ा हुआ है। इस लेनिनवादी व्याख्या के विपरीत एमएन रॉय यह देखने लगे कि भारत लाक्षणिक उपनिवेश से बदलकर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की तरह डोमिनियन स्टेट में तब्दील हो जाएगा और उसकी स्वतंत्रता का सवाल महज एक औपचारिक प्रश्न बनकर रह जाएगा। इसके बावजूद वे अपने आप को लेनिन का सच्चा अनुयायी कहते थे और कमिंटर्न पर उनकी नीतियों से भटकने का आरोप लगाते थे। तथ्यों के इस आईने में देखने से साफ हो जाता है कि लेनिन की नीतियों से कौन भटका था, छठी कांग्रेस या एमएन रॉय। इस बहस की नींव कमिंटर्न की 5वीं कांग्रेस यानी 1925 में ही पड़ गई थी। इसी साल पूर्व के जनगण के विश्वविद्यालय मॉस्को में उन देशों के जनगण के राजनीतिक कार्यभार को निर्धारित करते हुए अपने भाषण में स्टालिन ने इन देशों के पूंजीपति वर्ग को 2 खेमों में बांटने की स्थिति का जिक्र करते हुए कार्यभार स्पष्ट किया था कि औपनिवेशिक और मातहत देशों में जहां पूंजीवाद अच्छा खासा विकसित हुआ है, क्रांतिकारी आंदोलन के कार्यभार इस प्रकार है। पहला, मजदूरों के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को कम्युनिज्म के पक्ष में जीत लाना और स्वतंत्र कम्युनिस्ट पार्टियों का निर्माण करना। दूसरा, बड़े पूंजीपति वर्ग और साम्राज्यवादियों के गठजोड़ की काट के बतौर मजदूरों, किसानों और क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों का एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संशय स्थापित करना। तीसरा,
यह सुनिश्चित करना कि क्रांतिकारी संशय का नेतृत्व सर्वहारा के हाथ में रहे। चौथा, शहरी और देहाती निम्न पूंजीपति वर्ग को सुधारवादी देशी पूंजीपति वर्ग के प्रभाव से मुक्त करना। पांचवा, राष्ट्रीय मुक्तिकामी आंदोलन का विकसित देशों के सर्वहारा आंदोलन से जुड़ाव सुनिश्चित करना। भारत में औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत ज्यादा हुआ था, चीन से ज्यादा, और इस कारणवश यहां मजदूरों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा थी। इसलिए नैसर्गिक रूप से यह कार्यभार यहां के कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए ज्यादा सटीक था। स्टालिन का यह विश्लेषण चीन और भारत में घट रही घटनाओं पर आधारित था। छठी कांग्रेस तक ये घटनाएं सतह पर प्रकट होकर उनके विश्लेषण के सही होने की पुष्टि कर चुकी थी। भारत के बारे में उन्होंने देख लिया था कि भारत में पहले महान साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का अंत राष्ट्रीय क्रांति के साथ पूंजीपति वर्ग की गद्दारी में हुआ। इसका मुख्य कारण था किसान आंदोलन के बढ़ते ज्वार और देशी नियोजकों के विरुद्ध हड़तालों का भय। 1927 में इससे भी स्पष्ट तस्वीर चीन की उभरती है, जहां कोमिंतांग के प्रतिक्रियावादी खेमे ने चियांग काई शेक के नेतृत्व में कम्युनिस्टों से नाता तोड़कर साम्राज्यवादियों के साथ दोस्ती कर ली थी। ऐसी ही घटनाओं ने इस कांग्रेस को निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया था कि साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी आंदोलन में सर्वहारा के नेतृत्व का प्रश्न अब फौरी प्रश्न बन गया है। एमएन रॉय के जीवनी लेखक बीवी कार्मिक ने कमिंटर्न के साथ उनके मतभेदों का उल्लेख किया है, जिसमें यह सफाई दी गई है कि एमएन रॉय ने पूंजीपतियों के अनौपनिवेशीकरण की बात की थी, मजदूरों व किसानों की नहीं। यह तर्क देते समय वे भूल गए कि पूंजीपति वर्ग का अनौपनिवेशीकरण का एजेंडा ही पूंजीवादी जनवादी क्रांति का मुख्य एजेंडा होता है और भारत की सर्वहारा क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करता है। उन्होंने छठी कांग्रेस के एक दशक के बाद 1938 में प्रकाशित रॉय की रचना आवर डिफरेंसेस का उद्धरण दिया है। औपनिवेशिक दमन उत्पीड़न से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वराज्य की दिशा में भारतीय पूंजीपतियों की क्रमिक प्रगति हो रही है, इसलिए क्रांति के जोखिम भरे रास्ते पर चलना उनके लिए जरूरी नहीं है। दूसरे शब्दों में, उनकी आर्थिक व राजनीतिक हैसियत का प्रगतिशील अनौपनिवेशीकरण भारतीय पूंजीपति वर्ग को क्रांति से विमुख कर देता है और निकट भविष्य में जब उनका वर्ग और आगे बढ़ चुका होगा, तब यह उन्हें पूरी तरह प्रतिक्रांतिकारी बना देगा। बड़ा दिलचस्प उद्धरण है यह, जो एमएन रॉय की बौद्धिक दिवालियापन को उजागर कर देता है। जिस समय इन पंक्तियों को लिख रहे थे, उस समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में काम कर रहे थे। झेप से बचने के लिए वे मार्क्सवादी की तरह तर्क नहीं करते कि भारत में पूंजीपतियों की पार्टी कौन है, उनके नेतागण कौन है। वे इस सवाल से भी कतरा जाते हैं कि निकट भविष्य में उनके अनौपनिवेशीकरण को अंजाम देने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से सौदेबाजी कौन करेगा। इस सवाल का जवाब ढूंढकर वे खुद परेशानी में पड़ जाते कि जो पार्टी भविष्य में प्रतिक्रांतिकारी बनने वाली है, उसकी सेवा में अपना बहुमूल्य समय क्यों दे रहे हैं। आज हमारे समाज में और आंदोलन में भी घोषित अघोषित रायपंथियों की भरमार है और ऐसे सवाल उनके सामने मुंह बाए खड़े हैं। इस तरह की वैचारिक उलझन के साथ जब वे 1930 के अंत में भारत लौटे, तो उन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन के सामने संकट की स्थिति पैदा कर दी। सारे बड़े नेता मेरठ षड्यंत्र केस में जेल में बंद थे, जिससे नेतृत्व का संकट पैदा हो गया था। भारत लौटकर उन्होंने दो काम किए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से अपना संगठन खड़ा करने की कोशिश की और कांग्रेस के भीतर घुसकर उस प्लेटफॉर्म को क्रांति के लिए उपयोग में लाने की वकालत की। अपनी राजनीतिक सोच को सही साबित करने के लिए उन्होंने यहां की कम्युनिस्ट पार्टी पर वाम संकीर्णतावादी भटकाव का आरोप लगाया। यही आरोप उन्होंने कमिंटर्न पर भी लगाया था, लेकिन कमिंटर्न का रसूख इतना ज्यादा था कि वे बिल्कुल हल्के साबित हुए
और अपने अनुयायियों को भी अपनी नई नीति के कायल नहीं कर सके।